अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं तारिक चौधरी और आप देख रहे हैं विजन पॉइंट। आज का वीलॉग जो है शुरू करने से पहले सारी कौम को मुबारक। जुम्मे के रोज़ सारी कौम ने कराची से लेकर खैबर तक मार्का हक के हवाले से जश्न मनाया, नवाफिल अदा किए और पूरी कौम ने अपने फ़ौज पाकिस्तान के साथ इज़हार यकजहती किया। एक तरफ जब पूरी पाकिस्तानी कौम जो है वो जश्न मना रही है, दूसरी जानब जो शिकस्त खुर्दा मोदी और उसके हवारी हैं वो अपनी खिफ़त, शिकस्त और रसवाई छुपाने के लिए कई हीले बहानों की तलाश में हैं। इतलात ये हैं कि भारतीय सरकार जो है वो बीजेपी और आरएसएस के ज़ेर एहतमाम तिरंगा मार्च के नाम से भारतीय तिरंगा परचम लहराते हुए कुछ रैलियों का प्रोग्राम बना रही है, ताकि उन रैलियों को के ज़रिए जो अपनी गिरती हुई साख है उसको बहाल करने की कोशिश की जाए। दूसरी जानब जो भारतीय वज़ीर दिफा हैं राजनाथ सिंह जी, वो ये कह रहे हैं, ये वो झूठे दावे कर रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर अभी मुकम्मल नहीं हुआ, बल्कि उन्होंने कहा कि उसकी कई किस्तें आनी बाकी हैं। हमें मालूम है कि उनके पास कौन सी चाल है, कौन सा तरीक़ाकार है, लेकिन वो तरीक़ाकार जो है, वो तीर जो उनके पास है, वो तीर जो उनके तरकश में है, वो कारतूस जो उनकी बंदूक में है, यानी BLA है, और पाकिस्तान की प्रॉक्सीज़ हैं, उनको पाकिस्तान पहले न्यूट्रलाइज़ कर चुका है। लेकिन उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन पहले बात ये करेंगे कि किस तरह से भारत की ज़िल्लत रसवाई और पसपाई हो रही है। कई जगहों पर बैनुल-अक़वामी सतह पर भी भारत को मुख्तलिफ़ मुश्किलात का सामना है, और साथ साथ उनके जो अपनी किचन कैबिनेट है उसको उनके अपने जो साथी हैं, उनके अपने नकाद हैं, उनकी जानिब से भी तनकीद का सामना है। इसका भी तज़किरा करेंगे, लेकिन पहले हम कुछ बैनुल-अक़वामी ख़बरों का तज़किरा करें। एक ख़बर यह है कि जो सबसे दुनिया की जदीद तरीन मशीनरी थी राफ़ेल, जिस पर फ़्रांस को बड़ा नाज था, भारत की नाअहली की वजह से अब वो राफ़ेल जो है वो टके टोकरी होता नज़र आता है। मेरे सामने कुछ रिपोर्टें हैं। एक रिपोर्ट जो बताती है कि इंडोनेशिया, जो कि बहुत बड़ा इस्लामी मुल्क है, उसने 42 राफ़ेल तैयारे ख़रीदने का एक ऑर्डर दे रखा था फ़्रांस की हुकूमत को, जिसकी मालियत $8 अरब बताई जाती है। और अब ये पता चला है, मीडिया बता रहा है कि इंडोनेशिया की हुकूमत ने पाकिस्तान की जानिब से तैयारे कराए जाने के बाद अब वो डील कैंसिल करने का फ़ैसला कर लिया है, जिसके नतीजे में जो फ़्रांस की असला साज कंपनी है, तैयारा साज कंपनी है, उसके हेड ऑफिस में थरथल्ली मची हुई है। भारत जो है वो अपनी शिकस्त और ज़ीमत को छुपाने के बाद वो मुसलमान ममालिक, वो दोस्त ममालिक जिन्होंने पाकिस्तान को सपोर्ट किया, पाकिस्तान के हक़ में आवाज़ बुलंद की, बल्कि उन्होंने हक़ का साथ दिया, चूँकि भारत के पास कोई किसी किस्म का सबूत नहीं था। तुर्की है और अज़रबैजान है, इन मुल्कों में कभी धमकियाँ दे रहा है और धमकी अमेज़ लहजा अपनाने लगा है। अज़रबैजान के बारे में कहा जाता है कि वहाँ सैकड़ों की तादाद में भारतीय सयाह जो हैं हर साल जाते हैं और अज़रबैजान को बड़ा रेवेन्यू देते हैं। तो भारतीय जो अखबारात हैं, भारतीय जो मीडिया है और भारत के जो आरएसएस के बदमाश हैं, वो ये कह रहे हैं अपने शहरियों को कि अब आप अज़रबैजान ना जाएं। वो जाए ना जाएं, ये भारतीयों का मसला है, अज़रबैजान को से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इस तरह तुर्की की हुकूमत के बारे में, तुर्की दुनिया का बेहतरीन कार्गो हैंडलिंग और एयरपोर्ट हैंडलिंग की रेपुटेशन रखने वाला मुल्क है। और अब इतलात ये हैं कि जो तुर्की की एक बहुत बड़ी कंपनी है चलबी, उसके पास भारतीय एयरपोर्टों का ठेका था, एयरपोर्ट हैंडलिंग था। तो भारत जो है उसने उस कंपनी की सिक्योरिटी जो थी, सिक्योरिटी क्लियरेंस जो थी, वो उसको ख़त्म कर दिया है, और सिक्योरिटी क्लियरेंस के बाद अब उसके पास वो ठेका भी ख़त्म कर दिया है। इससे क्या फ़र्क पड़ेगा? इससे फ़र्क जो है एक दिन आएगा कि ख़ुद भारत को और भारतीय बनियों को फ़र्क पड़ेगा, तुर्की को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। अगर अदाद शुमार को देखें तो तुर्की जो है इंडिया जो है भारत को तुर्की एक्सपोर्ट करता है $5.28 बिलियन एक्सपोर्ट करता है, जबकि जो इम्पोर्ट है वो $2.8 अरब है। तो अगर ये भी भारत कर देखेगा तो उसका नुकसान भी भारत को होगा, और बनिया जो है आपको पता है 2 आने का नुकसान बर्दाश्त नहीं करता। ये चाल भी भारत की जो है वो नाकाम होगी। इसके अलावा हमने ये भी देखा है कि भारत जो है उसकी तरफ से मुख्तलिफ़ तरीक़ाकार इख्तियार किया जा रहा है, और मुख्तलिफ़ जो तजिया निगार हैं, जो ख़ास तौर पर दिफाई माहिरीन हैं, वो नई से नई रिपोर्टें दे रही हैं। अब एक नई रिपोर्ट आई है जो बहुत एक मुक़र्रर अदारा है, मिलिट्री रिव्यू, जो कि दुनिया में मुख्तलिफ़ मिलिट्रीज़ की जो कैटेगरीज़ है, उसकी जो इस्तादाद है, उसके बारे में एनालिसिस करता है। उसने हालिया जो जंग है उसमें एक एनालिसिस किया है, और इस बात का उसने तजिया किया कि किस तरह से पाकिस्तान की PAF ने, एयरफोर्स ने 2 मकामात पर भारतीय जो बेसिकली रशियन S-400 एयर डिफेंस मिसाइल था, एयर डिफेंस सिस्टम था, उसको कैसे निशाना बनाया है। तो उसके बारे में बड़ी दिलचस्प उन्होंने इंकशाफ किया। उनका कहना है कि जो पाकिस्तानी जो एयरफोर्स थी उसने S-400 जो रूस का जदीद तरीन निज़ाम है, और ये एक वक्त में, मैं बताता चलूँ कि एक वक्त में 300 टारगेट्स पर ये नज़र रख सकता है, इतना जदीद सिस्टम है। और एक लम्हे में, यानी एक बटन की क्लिक से ये 36 टारगेट्स को
तबाह कर सकता है, इंटरसेप्ट कर सकता है। लेकिन पाक फ़ज़ाइया का जो हाइपरसोनिक या सैचुरेशन हमला था उसके मुकाबला वो ना कर सका, और पाकिस्तान में उसकी जो कमज़ोर कड़ी थी, ये उसकी कमज़ोरी थी कि वो सैचुरेशन जो अटैक था हाइपरसोनिक उसका सामना नहीं कर सकता था। तो पाक फ़ज़ाइया के टेक्नीशियंस को और माहिरीन को पता था, तो उन्होंने पाकिस्तान के पायलट्स ने अपने रडार F3 और JF-17 थंडर तारों के ज़रिए उसी सैचुरेशन के ज़रिए जो S-400 का इक्वेशन फ्रीक्वेंसीज थी उनको जाम किया, और वो 2 बेड़ियाँ जो एक उधमपुर और दूसरी जो पंजाब के एक इलाके ब्यास में तैनात थीं उनको तबाह किया। और उसके अलावा जो ब्रह्मोस मिसाइल थे, जब उन पर हमला किया तब एक नई रिपोर्ट ये भी सामने आ रही है, इंटरनेशनल जो एजेंसी है एटॉमिक कमीशन के एनर्जी के हवाले से, अब उसकी रिपोर्ट ये है कि जो ब्यास का इलाके में जो ब्रह्मोस का एक स्टोरेज था वहाँ जब अटैक किया पाकिस्तान ने, तो भारत का जो एनर्जी का निज़ाम था, भारत का जो एटमी एनर्जी का निज़ाम था इतना कमज़ोर था कि उसमें लीकेज हुई है, और अब 35 किलोमीटर के एरिए में वार्निंग दे दी गई है कि लोगों को कि यहाँ रेडिएशन फैल सकती है। तो ये भी एक ऐसा मामला है जिसमें भारत को एक और जो है वो खिफत का सामना करना पड़ रहा है, और अब नोटिस आने के करीब है आलमी जो एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है कि भारत का जो निज़ाम है वो मौसर तौर पर सेफ़ नहीं है, और वो उसके नतीजे में इलाके में ताबकारी फैल सकती है। अब हमने जिक्र किया कि जो राजनाथ साहब धमकियां दे रहे हैं, वो धमकियां क्यों दे रहे हैं। अगर आप मई के महीने को देखें तो मई के महीने में सिर्फ एक महीने में एक तो नहीं दर्जनों के नाम से BLA और बलूचिस्तान के नाम से दर्जनों ऐसे अकाउंट्स जो थे सोशल मीडिया के क्रिएट किए गए, जिनका काम सिर्फ ये था कि हर वक्त प्रोपेगेंडा करना और साबित ये करना कि शायद बलूचिस्तान पर पाकिस्तान की ग्रिप नहीं है। लेकिन वो जो कहते हैं कि नमाज़ें बख्शवाने गए और रोज़े भी गले पड़ गए, उसके मिसदाक भारत जो दावे कर रहा था कि वो और उसके जो हवारी BLA वाले हैं वो बलूचिस्तान को अलग कर देंगे, आज़ाद कर देंगे, अब उनको लेने के देने पड़ गए हैं। जो उनका बहुत अहम सूबा था हिमालयन जो रेंज के साथ था अरुणाचल प्रदेश, वो बाकायदा चीन के कब्ज़े में चला गया है, और चीन उसका नया नाम दे दिया है। उसका नाम अब अरुणाचल प्रदेश के बजाय ज़िंगियान है, और उसके तमाम शहरों के नाम बदल दिए गए हैं, और वो हज़ारों मरबा किलोमीटर की पूरी रियासत जो है अब वो चीन के कब्ज़े में है। तो वो चले थे बलूचिस्तान को अलग करने, और अब चीन के पास उनका एक सूबा आ गया है। इसके अलावा भी बड़ी अहम डेवलपमेंट्स ये हो रही हैं कि लेह से लेकर लद्दाख से लेकर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान लाइन ऑफ जो है LOC है, जबकि भारत और चीन के दरमियान LAC है। तो उसका भी हज़ारों किलोमीटर का इलाका जो है उसका गिराव जो है तकरीबन किया जा चुका है। LOC पर पाकिस्तान है, इंटरनेशनल बॉर्डर पर पाकिस्तान है, दूसरी तरफ से घेरा है, और तीसरी तरफ से जो बांग्लादेश है, बांग्लादेश के वो अजला जो कि भारत के साथ मिलते हैं, वहाँ पर एक बहुत बड़ा एयर बेस चीन तामीर कर रहा है, और इस एयर बेस की तामीर का ठेका भी पाकिस्तान के पास है, पाकिस्तान की कंपनी के पास है। तीसरी जानब से नेपाल जो है वो भी भारत को आंखें दिखा रहा है। तो वो भारत जो कल तक चौधरी बना फिरता था पूरे इस एरिया का, अब उसके अपने तरफ चारों तरफ जो है तीनों तरफ से उसको घिरा जा चुका है, जबकि समुंदर में जो है उसकी सूरत हाल जो है फ़िलहाल कुछ क्लियर है, लेकिन एक वक्त आएगा कि समुद्र में भी उसको मुश्किलात का सामना करना पड़ा। तो तस्करा हो रहा था BLA का, तो भारत का ये ख्याल था कि जब पाकिस्तान पर वो अटैक करेगा या पाकिस्तान को मुश्किल में डालेगा तो BLA उसकी सपोर्ट करेगी। BLA जैसी बलोच तंजीमों ने, जो दुश्मन तंजीमें हैं, पाकिस्तान दुश्मन तंजीमें हैं, उन्होंने ये यकीन दिलाया था कि जब वो भारत हमला करेगा तो वो भी पाकिस्तान पर हमला करेंगे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मौसर कंट्रोल की वजह से और दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ जो एक बड़ा कामयाब ऑपरेशन था उसकी वजह से BLA एक गोली भी ना चला सकी, और हिंदुस्तान ने जो रफ़ील तैयारों और ब्रह्मोस मिसाइलों के अलावा BLA के ज़रिए उनका ख्याल था कि वो पाकिस्तान को घेरेंगे, सैंडविच बनाएंगे, वो भी कामयाब नहीं हो सका। वो जो दर्जनों उन्होंने नए क्रिएट किए थे सोशल मीडिया अकाउंट्स बलोच आर्मी के नाम से, रिपब्लिकन आर्मी के नाम से और रिपब्लिक ऑफ बलोच के नाम से, उनका ख्याल था कि बहुत बड़ी बगावत हो जाएगी, वो भी नहीं हो सकी। इसी तरह जहाँ मैंने जिक्र किया कि जहाँ उनको हज़ीमत का सामना करना पड़ रहा है अपने अवाम के सामने, वहाँ भारत के अंदर से कुछ ऐसे आवाज़ें उठ रही हैं कि उनके मोदी जी, राजनाथ, अमित शाह और जो उसके सबसे बड़े करीबी आदमी थे रॉ के सरबराह अजीत दोवल, जिनके बारे में कहा जाता है कि वो जो उनकी दफाई डॉक्ट्राइन है, दफाई नज़रिया है, उसके खालिक हैं, और उनके कहे के बगैर मोदी जी जो हैं वो एक कदम नहीं उठाते, तो अब ख़ुद तनकीद का निशाना बने हुए हैं। रॉ के साबिक़ एक सरबराह हैं अमरजीत सिंह दौलत,
انہوں نے ایک انٹرویو دیا ہے ایک صحافی کو جس میں انہوں نے پرخچے اڑائے ہیں وہ جو اجیت دوول صاحب جو بہت بڑے اسپائی ماسٹر بنے پھرتے تھے اپنے آپ میں، ان کی انہوں نے شخصیت کا جو ہے پردہ چاک کیا ہے اور ان کو اس طرح سختی سے تنقید کا نشانہ بنایا ہے کہ وہ خود ان کو چھپنے کے لیے جگہ نہیں مل رہی۔ انہوں نے کہا ہے کہ اجیت دوول جو ہے ایک خود غرض اور خوش آمدید آدمی ہے اور بہت ایمبیشیس ہے، جس کا کام صرف اور صرف اقتدار انجوائے کرنا ہے، اور وہ ہر وقت اپنے سے بڑے اپنے سے طاقتور کی خوشنودی میں لگے رہتے ہیں، اور ان کی نزدیک نہ کوئی دوستی کوئی چیز ہے نہ ان کے نزدیک اصول کوئی چیز ہے، وہ صرف خوشامد اور ذاتی فائدہ جو ہے وہ اپنے دیکھتے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا ہے امرجیت سنگھ نے کہ جو 2019 میں بھارت نے کشمیر کا جو اسٹیٹس تبدیل کیا تھا آرٹیکل 370 کے ذریعے، وہ بھی اس کے پیچھے بھی منصوبہ بندی اجیت دوول کی تھی، اور جس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ اب کشمیر میں ایک مرتبہ پھر جو ہے وہ بدامنی، مزاحمت اور جو ہے آزادی کی تحریکیں جنم لے رہی ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اجیت دوول جو ہیں وہ اپنے ساتھ کام کرنے والے جو انٹیریئر منسٹر ہیں، ہوم منسٹر ہیں، ان کے ساتھ بھی ان کی کوئی ہم آہنگی نہیں ہے، بلکہ وہ جو ترکون یعنی بھارتی حکمرانی کی ترکون ہے جس میں مودی، دوول، امیت شاہ اور راج ناتھ ہیں، وہ صرف اس کو جواب دہ ہیں اور کسی کو وہ جواب دہ بھی نہیں ہیں۔ امرجیت سنگھ نے یہ بھی مطالبہ کیا کہ اگر بھارت نے جو ہے وہ امن قائم کرنا ہے، اگر بھارت نے اپنی ساکھ کو قائم رکھنا ہے، بحال کرنا ہے، تو وہ فوری طور پر تمام کشمیر کے مسئلے کے اسٹیک ہولڈرز کو دعوت دے، مذاکرات کی میز پر بٹھائے تاکہ معاملہ جو ہے وہ حل ہو۔ لیکن یہ بات جو ہے وہ جو چائنا اور پاکستان دونوں یہ واضح کر چکے ہیں کہ کشمیر کا مسئلہ اس کا فریق صرف کشمیر نہیں ہے، اس کا فریق صرف پاکستان نہیں ہے، اس کا فریق صرف انڈیا بھی نہیں ہے، بلکہ چین بھی اس کا فریق ہے۔ جب تک چین کسی مذاکرات کی میز پر نہیں بیٹھے گا اس وقت تک یہ مذاکرات آگے نہیں بڑھیں گے۔ جو اجیت سنگھ دولت صاحب ہیں ان کا یہ بھی کہنا ہے، امرجیت سنگھ دولت جو ہیں ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ اگر بھارت حقیقی امن چاہتا ہے تو کشمیریوں کے ساتھ مذاکرات کا معاملہ جو ہے وہ آگے لے کے آئے۔ اس کے علاوہ ایک اور بڑی اہم بات یہ ہے کہ یہ جو اختلافی نوٹ ہیں، یہ جو انالیسز ہے، یہ جو جوتھیوں میں دال بٹ رہی ہے ان کی بھارتی لیڈروں کے آپس میں، وہ ایک بات کا غماز ہے کہ اب جو بھارت کی اور مودی سرکار کی جو چنکے سیاست ہے، جو دہشت گردی کی سیاست ہے، جو سیاست ہے دوسروں کو لڑانے کی، مسلمانوں کو، عیسائیوں کو اور جو سکھوں کو دبانے کی، وہ سیاست جو ہے اب وہ جو ہے بے نقاب ہو رہی ہے، اور اس کا نقصان جو ہے کشمیر کے اور بھارت کے جو ڈھانچہ ہے اور جو بھارت کا جو ایک اتحاد ہے 36 ریاستوں کا، اس کو نقصان پہنچا رہا ہے۔ اور آخر میں اختتام سے پہلے چونکہ کہہ رہے ہیں مودی جی اور ان کے حواری کہہ رہے ہیں کہ جو فائر بندی ہے، جو سیز فائر ہے، صرف 18 مئی تک ہے اور اس کے بعد پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، تو کچھ نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ جس طرح پاکستان نے پہلے بڑا منہ توڑ جواب دیا ہے ایک مرتبہ، پھر اگر انہوں نے ایڈونچر کیا تو پاکستان کرے گا، لیکن پاکستان اس سے پہلے جو مذاکرات کے اگلے مراحل ہیں، ان مذاکرات کے مراحل کے لیے شرطیں جو ہیں وہ نہ صرف انڈیا کو بتا دی ہیں، بلکہ جو اس وقت ثالث ہیں، جو بڑی طاقتیں ہیں، خاص طور پر امریکہ ہے جس نے یہ مذاکرات اور جس نے سیز فائر کے لیے ہموار کی تھی راہ، اور جس کے پاس خود بھارت دوڑتا ہوا گیا تھا، لیٹ ہوا تھا کہ پاکستان سے ہماری گردن چھڑا دیں، اس کو واضح کر دیا ہے۔ وہ 4 شرائط کیا ہیں؟ 4 شرائط بالکل واضح ہیں۔ نمبر 1، پاکستان نے کہہ دیا ہے کہ 4 شرطیں یہ ہیں کہ اگر بھارت چاہتا ہے کہ مذاکرات کرنے ہیں تو سب سے پہلے یک طرفہ طور پر آرٹیکل 370 کو واپس لیا جائے، اور بھارت جو ہے وہ مقبوضہ کشمیر کا جو سٹیٹس ہے، جو ہسٹوریکل سٹیٹس ہے، اس کو بحال کرے۔ دوسرا، سندھ طاس معاہدہ جس کے بارے میں کہا جاتا ہے یہ بین الاقوامی معاہدہ ہے، اس کو بھارت اپنے طور پر یک طرفہ طور پر ختم نہیں کر سکتا، لیکن پاکستان نے مطالبہ کیا ہے کہ مودی جی سرکار خود اعلان کرے کہ اب وہ معاہدہ جو ہے اس طرح بحال ہو چکا ہے جس طرح یہ پہلے تھا۔ اس کے علاوہ پاکستان نے یہ بھی کہا ہے کہ مقبوضہ کشمیر پر بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے بھارت جو ہے اس کو دہشت گردی کا خاتمہ کرنا پڑے گا، اس کو پاکستان کے اندر جو BLA کے ذریعے اور TTP کے ذریعے مداخلت کرتا ہے اس کو ختم کرنا پڑے گا، اور اپنی پراکسیز جو ہیں، اس کی جو پراکسیز ہیں جن کو پیسے خرچ کر کے پاکستان میں دہشت گردی کراتا ہے، ان سے ہاتھ اٹھانا پڑے گا، ان کی سرپرستی ختم کرنی پڑے گی اور ان سے اپنی لا تعلقی ظاہر کرنے پڑے گی۔ ناظرین، یہ وہ ساری خبریں ہیں جو آج بہت اپڈیٹڈ ہیں، جو آج کی تازہ خبریں ہیں۔ ان خبروں کے انالیسس کریں گے ہم انشاءاللہ آنے والے دنوں میں، لیکن ایک بات بالکل واضح ہے کہ ایک طرف ایک فتح مند قوم ہے، ایک طرف جیتی ہوئی قوم ہے جو جشن منا رہی ہے، اور دوسری طرف وہ قوم ہے اس کے وہ لیڈر ہیں جنہوں نے ایک ایڈونچر کر کے، مہم جوئی کر کے، گمراہ کر کے اپنے قوم کو لڑنے کی کوشش کی، اور اب شکست کے بعد منہ چھپاتے ہوئے پھر رہے ہیں۔ طارق چودھری کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔